जी मेरे बच्चे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर हाजिर हूँ सर जी अपनी आरंभ सीरीज में। हमारा चैप्टर 1 सीए फाउंडेशन का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पहला पार्ट हमने करा था। चाहे लेक्चर बोलो चाहे पार्ट बोलो, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट उठाने वाले हैं, मतलब सेकंड पार्ट में इस वाले यूनिट 1 को हम खत्म करने वाले हैं। सर मैंने आपसे बहुत बेसिक बातें करी थी, बट अकाउंट्स के अगर मैं बोलूँ फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा खास बातें थी। क्या होती है अकाउंटिंग, क्यों करनी है अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, और अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या हैं, ये सब खास बातें हमने पढ़ी थी। और यहां से मेरे बच्चे को एक आइडिया मिला था, गो थ्रू करा था उसने कि सर जी हमारा आने वाला फ्यूचर क्या है, हमें क्यों बनानी है जनरल एंट्री, क्या मतलब है लेजर्स का, कैसे बनेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स का क्या काम है। ठीक है, बट अभी बहुत कुछ बातें बाकी हैं। आज हम थोड़ी सी और थ्योरी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स के फंक्शन की, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव की, लिमिटेशन की, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो सर लेट्स बिगिन आज का यूनिट और इस चैप्टर को खत्म करते हैं जल्दी से। चलो जी। हाँ जी मेरे बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो जो बातें पढ़ ली थी मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कराता हूं। देख, हमने बात करी थी अकाउंट्स की। बात करूं तो अकाउंट्स को बनाने के मेनली दो ऑब्जेक्टिव हैं कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो लेवल पता लगाना है, तो मुझे उस बिजनेस की मेरे बच्चे क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग। बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग करने के लिए आपको सीधा अकाउंटिंग नहीं, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। बड़े प्यारे से स्टेप थे। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, साथ में बोलेगा चुप मत बैठ, उठ जा, स्ट्रेट बैठ जा। सर बढ़िया से जान लगा। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे इन दी मनी फॉर्म। सेकंड, क्या दिमाग में रखेंगे, नहीं सर रिकॉर्ड करेंगे। तीसरा, ग्रुप बनाएंगे, क्लासिफिकेशन। चौथा, समराइज करेंगे और प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट निकालेंगे। लेकिन इतने पे ही हम रुकेंगे नहीं, एनालाइज करेंगे, फाइनल डिसीजंस लेंगे, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेट करेंगे अपने यूजर्स को। लेकिन यहीं से क्वेश्चन उठता है, यूजर्स कौन होते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरे बच्चे, यूजर्स कौन होते हैं। नाउ चलो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, आराम से सुनना। देखो, यूजर्स मतलब वो लोग जो मेरी अकाउंट्स में मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि मैं रिलायंस कंपनी का क्या प्रॉफिट है, लॉस है, इसे जानने में इंटरेस्टेड हूं, मुझे पता, मेरे को फर्क पड़ता है कि इस बार रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, इस बात से अगर मुझे फर्क पड़ता है तो मैं उसका यूजर हूं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता तो भाई साहब मैं उसका यूजर नहीं हूं। तो अगर मैं बोलूं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जिन जिन लोगों को फर्क पड़ता है, जिन जिन लोगों को उसके अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंपैक्ट होता है डिसीजंस में, मेरे किसी भी डिसीजन से अगर रिलायंस कंपनी के प्रॉफिट लॉस का पे मतलब प्रॉफिट लॉस से मेरे किसी भी डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ता है, तो हाँ, आई एम द यूजर ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधी सी बात। तो अगर मैं कह रहा हूं यूजर्स वो होते हैं जिसे किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे से उनकी डिसीजंस पे इंपैक्ट पड़ता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, यूजर्स। अब जनरली आपने बचपन में पढ़ा था, यूजर्स दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है हमारा प्यारा इंटरनल यूजर। हाँ भाई, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, शॉर्ट में इजी खत्म करेंगे। एक होता है यूजर्स, और मेरे बच्चे एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल कौन होता है, इंटरनल आप ऐसे समझो, वो लोग जो बिजनेस के ऑपरेशनली मैनेजमेंट, या मैं बोलूं ऑपरेशन, सिग्निफिकेंट जो भी बिजनेस के ऑपरेशन है उनमें रोल प्ले करते हैं, उनमें डिसीजंस वगैरह लेते हैं, उनसे इंपैक्ट होते हैं। तो जनरली यहां पे हमारे सामने दो ही लोग आते हैं। एक जो बिजनेस में पैसा लगा के बैठा है, विच इज ओनर, जिसको बिजनेस के ऑपरेशन से, इंटरनली ऑपरेशन बिजनेस में क्या चल रहा है उस बात से फर्क पड़ता है। और सही में इनके साथ में अगर मैं आज की डेट में बोलूं तो ओनर्स को कंपनी में बोलते हैं शेयर होल्डर या पार्टनर, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है। और दूसरे लोग होते हैं मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं मैनेजर। वेरी गुड। और अगर कंपनी की फॉर्म में बात करूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स। तो ये दो लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। बात समझना। सर क्यों जानना है इन्हें प्रॉफिट लॉस, भाई ओनर को तो सबसे ज्यादा जानना है, उसने पैसा लगाया, उसे जानना है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उसे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको क्या रिटर्न मिलेगी, और कंपनी की पोजीशन क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। मैनेजर को क्या जानना है, भाई मैनेजर को जानना है उन्होंने जो बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज किया है उससे कंपनीज को कितने प्रॉफिट्स हुए हैं और उनका क्या बनता है उस प्रॉफिट में हिस्सा। बहुत बढ़िया। लेकिन इनके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हाथ नहीं लगाते, ऑपरेशंस में नहीं होते, पर बाहर हैं, बाहर बैठे हुए हैं, जैसे कि
एक पोटेंशियल इन्वेस्टर, बाहर एक बंदा बैठा है मुझ जैसा जो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना चाहता है, पोजीशन जानना चाहता है, अच्छी है बुरी है, तो मैं उसका एक्सटर्नल यूजर कहलाऊंगा। अभी मैंने उसका पैसा नहीं लगाया, लगा दिया तो इंटरनल, नहीं लगाया एक्सटर्नल। दूसरा, सर हमारा कॉम्पिटिटर बोल दो आप, वो तो बिल्कुल ही हमारे ऊपर बैठा हुआ है, उसे बहुत जानना है प्रॉफिट लॉस क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी एसेट्स लायबिलिटी की सिचुएशन क्या है, बहुत बढ़िया। एक वो जो हमारे बिजनेस को पैसा उधार दे रहा है, लेंडर, जिसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक्स हो गए, जो हमें पैसा उधार दे रहे हैं। और सिंपल सी बात है, जिन्होंने हमें पैसा फाइनेंस करा है बेटा, वो जानना चाहते हैं हमारी पोजीशन, हमारी सॉल्वेंसी, कि हमारी एसेट्स कैपेबल हैं टू पे देयर लाइबिलिटीज को पे करने में हमारी एसेट्स सफिशिएंट हैं या नहीं है, ये कौन बताएगा? बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है सर, क्रेडिटर जो हमें सामान उधार पे दे रहा है, जिसे हम सप्लायर भी बोलते हैं, बाबू ये बंदा हमें सामान उधार पे दे रहा है, तो ये आपकी पोजीशन जानना चाहता है कि आपके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी बिजनेस में सफिशिएंट एसेट हैं, आपकी बिजनेस में सफिशिएंट कैश फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भैया फाइनल, आपके बिजनेस का कस्टमर, सर कस्टमर को क्या जानना है? कस्टमर को फर्क पड़ता है आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। और जो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग होगी वो कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बट व्हाट अबाउट कोई लॉस मेकिंग कंपनी हो, तो डेफिनेटली हो सकता है वो अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करे। तो इसका मतलब है कस्टमर को जानना है कि आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट में हो तो नो कॉम्प्रोमाइज, और लॉस में हो तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही सोसाइटी वगैरह और भी यूजर्स होते हैं, बट एक बस लिस्ट पढ़ लेना, इस पर ट्रू एंड फॉल्स बन जाता है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। मैं ये आपको रीड करने के लिए सेल्फ रीड दूंगा, ऑलमोस्ट मैंने समझा दिया, खुद देख लो। इन्वेस्टर क्या है? वो जो कंपनी में कैपिटल लगा रहा है और वो जानना चाहता है कि भाई कंपनी में वो पैसा लगाए, वेदर टू बाय शेयर और ना बाय, खरीदे, क्या करे, ठीक है। और ये जानना चाहता है कंपनी की एबिलिटी, पोजीशन वगैरह, बिजनेस चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सर एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय की एक बात सुनना, एम्प्लॉय पे लड़ाई है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? मैं तो एक्सटर्नल बोलूँगा, बट एम्प्लॉय भी एक कंपनी के यूजर्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सैलरी, इनकी इंसेंटिव, इनका बोनस, इनकी ग्रेचुटी, इनकी रिटायरमेंट पेंशंस, इनकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब डिपेंड करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। अच्छा प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मिलेगी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और कहीं ना कहीं उनकी जॉब स्टेबिलिटी आएगी। तो वो ऑफकोर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल सिचुएशंस को जानना चाहते हैं, ताकि कंपनी ग्रो करेगी तो वो भी ग्रो करेंगे डेफिनेटली। और इसीलिए वो जानना चाहते हैं क्या स्टेबिलिटी है, कंपनी चल पाएगी, कंपनी की ग्रोथ क्या है, ताकि हमें भी आगे अपने बारे में पता चलेगा, ठीक है। लेंडर पैसा दे रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जो उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो वापस मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पोजीशन। सप्लायर सामान उधार देते हैं तो वो जानना चाहते हैं कंपनी की पोजीशन है कि वो उनके पे कर देंगी क्या, उनके ड्यूज जो उन्होंने उधार सामान दिया, ये सब। कस्टमर वगैरह अपनी क्वालिटी वगैरह, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी से बात करना चाहते हैं। तो एक बार रीड कर लेना, नॉर्मल सा है, मैंने पढ़ दिया। गवर्नमेंट वगैरह भी है यहाँ पर, अगर आप देखोगे आगे, ठीक है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, मैनेजमेंट है, देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, आजा मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव देख। मैं ना पता है क्या, मैं तेरे को सब पढ़ाऊंगा A to Z, एक एक बुक में तेरे एक एक जो भी टॉपिक है वो सब पढ़ाऊंगा। बस मैं तेरे को ये भी बताता जाऊंगा भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कितना किस में टाइम लगाना है, किस में नहीं लगाना है। अगर मैं किसी टॉपिक पे कम टाइम लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी में हूँ। अगर मैं किसी में टॉपिक पे टाइम कम लगा रहा हूँ, डेट मीन्स कि सर वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसको जितना टाइम मिलना चाहिए उसको मैंने दे दिया। तो तू भी अपने पढ़ते टाइम उतना ही टाइम दे। अब मैंने यूजर पे कम टाइम लगाया, इसका मतलब ये है कि ठीक है यार, डन, उतना ही टाइम है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। सर क्या फायदे हैं, उद्देश्य क्या है अकाउंट्स बनाने के? 1 मिनट में खत्म करूंगा, खुद सोच क्या उद्देश्य है। सबसे पहली बात, ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से, इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, इतने साल में इतने सारे काम किए हैं सर, उन सारी सेल परचेज को दिमाग में रखूंगा, भूल जाऊंगा। अकाउंट साहब, अकाउंटेंट हम, मेरे बच्चे, किसी भी बिजनेस को सारी की सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, यही तो हमारा फायदा है। तो अकाउंट्स का पहला फायदा क्या है बेटा, कि हम सिस्टमैटिक तरीके से सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बिजनेस की ऑल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन है उन सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं एट अ वन प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत बढ़िया।
दूसरा क्या है बेटा, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, कौन बताएगा, अकाउंट्स। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, क्या एसेट्स हैं क्या लायबिलिटी, कौन बताएगा, अकाउंट्स। आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, कौन लेगा डिसीजन लेने में, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में कौन हेल्प करेगा, अकाउंट्स। आप बैंक से लोन लेने जाओगे, बैंक कहेगी सॉल्वेंसी पोजीशन बताओ, एसेट सफिशिएंट है या नहीं है, कौन बताएगा, आपकी अकाउंट्स, बैलेंस शीट। तो ये कुछ फायदे हैं, एक लाइन में जस्ट पढ़ लेना बेटा, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं कवर कर रहा हूं, साथ में एक मॉड्यूल की रीडिंग ले लेना, दैट्स इट मेरे बच्चे, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ अगला टॉपिक मेरे बाबू, फंक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन सकता है बेटा, मेरे लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पढ़ के जाइए, मजा आ जाता है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। क्या काम है हमारे अकाउंट्स के, हम एज अकाउंटेंट क्या करेंगे, आगे जाके भी बात करेंगे, फंक्शन से मैं रोल भी पढ़ाऊंगा, पर पहले फंक्शन पढ़। सबसे पहला काम बेटा ध्यान से बता, देख मान लो आप, मैं कहूं इधर देखो, मैं कहूं ये मेरा साल है 1 अप्रैल 2025 और खत्म हुआ 31 मार्च 2026, तो मेरे बच्चों दिस इज 2025-26, इसे बोलेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब मेरी अकाउंट क्या करेगी, मेरी अकाउंट क्या करेगी बाबू, मेरी अकाउंट इस पूरे साल के एंड में, यही तो सिखाया हमने, ईयर एंड पे जाके हम क्या बोलेंगे, हम पहले जो भी कहेंगे, जो भी हमने पास्ट में कमाया, क्योंकि आज 31 मार्च को तो ये पास्ट हो गया, तो पास्ट में जो भी हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जो पास्ट में हमने करी हैं, उनसे अल्टीमेट हमें क्या परफॉर्मेंट हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये तो पास्ट एनालिसिस हो गया। पीएनएल हमारा पास्ट एनालिसिस करता है, ठीक है। और आज ईयर एंड पर एग्जैक्ट आज करंट में हमारी क्या सिचुएशन है, दैट इज बैलेंस शीट, वो हमारी आज की पोजीशन बता देती है, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब पहला काम अकाउंट्स का क्या होता है, दिस इज द मेजरमेंट। क्या मेजर करता है वो, कि भाई साहब आपने पास्ट में क्या कमाया और आप आकी आज की क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है। तो अकाउंट्स का पहला फंक्शन ये है मेरे बच्चे, इधर आजा, पहला फंक्शन ये है कि सर जी मेजर करता है पास्ट परफॉर्मेंस को और साथ में करंट फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है। तो पहला काम क्या है हमारा, पास्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करना और दूसरा करंट फाइनेंशियल पोजीशन को। पर इतना ही नहीं, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब फ्यूचर को फोरकास्ट करना, ये भी अकाउंट्स का काम है। फ्यूचर फोरकास्ट कैसे होगा मेरे बच्चे, मुझे बता, मेरा बच्चा सीए फाउंडेशन फोड़ेगा या नहीं फोड़ेगा, ये बात मैं उसका हाथ देख के बताऊं या उसका चेहरा देख के बताऊं, नहीं, मैं बोलूंगा बेटा पिछले 5 टेस्ट लिए थे मैंने, बता तूने 5 टेस्ट दिए, बच्चे ने बोला हाँ, मैंने कहा नंबर दिखा, उसने 5 के 5 टेस्ट में टॉप मारा है, मेरा बच्चा फोड़ेगा, दैट इज फ्यूचर मैं बताऊंगा उसका, वो फोड़ेगा, फोरकास्ट। और उस 5 के 5 टेस्ट में नालायक ने एकदम गोबर गणेश करा है, तो भैया पढ़ ले वरना मार खाएगा, क्योंकि फ्यूचर तेरा अंधकार में जा रहा है। दैट मीन्स हम पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, अकाउंट्स भी ऐसे ही करती है, हम बजट्स बनाते हैं, रेशियोज एनालिसिस करके फ्यूचर का ट्रेंड निकालते हैं कि पिछले 3 सालों में हमारी कंपनी ने 20% के अप्रोक्सीमेटली ग्रो करी है, 20% के ऊपर सेल गई है, 20% के ऊपर प्रॉफिट्स गए, तो अगले साल भी हमें लगता है कि हम एटलीस्ट 20% तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, दैट मीन्स फोरकास्टिंग, ठीक है। तो अकाउंट्स हेल्प करता है फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो प्रेजेंट और पास्ट को मेजर करता है और फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। तीसरा डिसीजन मेकिंग, नहीं पढ़ रहा, बार बार पढ़ चुका हूं, आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बेटा कंपेरिजन नहीं पढ़ूंगा, दोबारा ऐसे ही बता दो, बेटा आप जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो करंट ईयर फिगर के साथ में प्रीवियस ईयर फिगर भी डालते हो। क्यों डालते हो बाबू, क्यों डालते हो मेरे सोना, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना होता है कि पिछले साल से इस साल बेटर है या नहीं है। अब मेरी कंपनी कह रही है हमने इस साल 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बहुत बढ़िया, दुनिया की नजरों में तो आपने बहुत अच्छा किया होगा, पर अपनी नजरों में बात करो ना, पिछले साल 250 करोड़ कमा के बैठा था, तो नाचूं नहीं, बुरी हालत है। पिछले साल 250 करोड़ कमाया था, तो इस साल 150 करोड़, अरे बाबा उल्टा लॉस हो, दुनिया को लग रहा है प्रॉफिट, पर आपने कुछ नहीं कमाया। तो ये कंपैरिजन ही तो है जिससे एक सही सिचुएशन इवैल्यूएट होगी कि हम सच में क्या हैं, क्लियर। और खुद को ही कंपैरिजन क्यों, दूसरों से भी कंपेयर करेंगे, रिलायंस कंपनी बाकी कंपनी से कंपैरिजन करेगी, महिंद्रा टाटा से कंपैरिजन करेगी कि भैया हम उनसे बेटर हैं या नहीं है, ठीक है। हमने भी ग्रोथ करा, महिंद्रा ने भी ग्रोथ करा, टाटा ने भी ग्रोथ करा, पर किसने ज्यादा ग्रोथ किया, ये क्वेश्चन है,
ठीक है, तो नाउ कंपैरिजन भी हो जाए, अकाउंट्स आपको हेल्प करेगी कंपैरिजन करने में, ठीक है। सर जी कंट्रोल, कंट्रोल क्या है बेटा, आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑपरेशनल वीकनेस, कि आपकी बिजनेस के पीएनएल अकाउंट में कहाँ पे खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। अब मुझे लगता है मेरी सेल बढ़ी है 15%, मेरी सेल बढ़ी है 15%, पर कहीं ना कहीं मेरी वेजेस 25% बढ़ गई। अब भाई सेल का मतलब प्रोडक्शन, हमने सामान बेचा तो हमने सामान प्रोड्यूस करा, पर हमने 10% अगर 15% सेल करी है तो प्रोडक्शन 15% बढ़ा, तो भाई वेजेस लेबर का खर्चा भी तो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास बढ़ना चाहिए था, फिर 25% क्यों हो गया? क्योंकि 10% हमने फालतू में लेबर रख ली जो हमारे काम की नहीं थी, तो उससे कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आई। तो ये ऑपरेशनल वीकनेस है कि हम ओवर लेबर्ड है, तो भाई थोड़ी कम करो। तो ये वीकनेस को ठीक करने के लिए भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं कंट्रोल इवैल्यूएशंस भी काम करते हैं यहाँ पे, कि हम अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वीकनेस को चेक लगाते हैं कि इन वीकनेस पे कैसे काम ठीक किया जाए, कैसे इन्हें ठीक इफेक्टिवनेस में लाया जाए। और लास्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। बेटा गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बोले तो कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, इंडियन कंपनीज एक्ट, आगे जाके आप सेबी पढ़ोगे, आगे जाके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब पढ़ रहे हो, तो इनमें कहीं कोई कंप्लायंसेस लिखी है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट छोड़ो, कंपनीज एक्ट में कई सारी कंप्लायंसेस हैं कि भाई ये करना है, ये डायरेक्टर रखना है, इस कंपनी को इतनी इतनी टर्नओवर है तो इतना इतना इतने पे CSR बनाना है, इतने पे इंटरनल ऑडिटर रखना है, ये सब काम है। तो भाई ये सारे पैरामीटर्स आपके तभी कंप्लीट होंगे जब आपने को अकाउंट्स होंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा मेरे ये अकाउंट्स हैं, ये प्रॉफिट है, तो मुझे ये काम कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, ये टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इतना टैक्स बनता है, ये स्लैब रेट मेरे पे लगेगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट को कंप्लायंसेस, लॉ कंप्लायंसेस और टैक्स का भी काम करने में अकाउंट्स आपको हेल्प करेगा, मतलब ये भी अकाउंट्स का ही काम माना जाएगा। टैक्स अकाउंटिंग इंटर में पढ़ोगे, ठीक है। डन है बच्चे? तो बेटा जल्दी बताओ काम क्या है हमारे, जल्दी बताओ। सबसे पहला काम है हम मेजर करते हैं अपनी करंट सिचुएशन को, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंट्रोल, और लास्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसी पे ना, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, बीच के 2 टॉपिक हटाना अभी, ये हटाना मेरे को, ये आओ, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। CS आप फंक्शन पढ़ ली, आज और रोल बताओ। सोसाइटी में आपको क्या क्या काम दिया जाएगा और आप सीना ठोक के किस किस काम को बोलोगे कि मैं करता हूं। सबसे पहला काम हमारे ब्लड में है भाई साहब, क्या? अकाउंट्स। कोई ब्लड टेस्ट करे तो डेबिट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं निकलेगा, बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, मेरे बच्चे के निकलेगा डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहला काम है हमारा, हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने में हेल्प करते हैं भाई साहब। हमसे बेटर कौन बनाएगा अकाउंट्स, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं बेसिक अकाउंटिंग की, भाई कभी दिक्कत ना आए आपको। दूसरा, स्टैट ऑडिट। क्या होता है स्टैचुरी ऑडिट, इसे स्टैट ऑडिट भी बोलते हैं। इन कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हर कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से ऑडिट करवानी पड़ेगी। जो अकाउंट्स बने, हम अकाउंट्स बनाते भी हैं और हम अकाउंट्स चेक भी करते हैं। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक COP और एक COS, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। अब मुझसे मत पूछ लेना मेरे पास क्या है सर्टिफिकेट, इन दोनों सर्टिफिकेट में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। आप अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चूज करते हो तो यू विल बी अ ऑडिटर, कि आप चेक करोगे कि अरे रुक मैं चेक करता हूं। और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस है तो आप किसी कंपनी में जाके अकाउंट्स बना सकते हो। तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स बनाते भी हमें और हम ही चेक करते हैं। दैट मीन्स कोई बनाएगा कोई चेक करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये भी कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भैया कुछ लिमिट है, इतनी कंडीशन है, ये पूरी हो गई तो आपकी कंपनी को एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो CA ही होता है, कोई और भी हो सकता है, पर अकाउंट्स में होना चाहिए, पर हम भी हो सकते हैं। हमारा काम वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब कि भैया मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कौन अप्रूव करता है, कैसे 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 सामान प्रोडक्शन में जाता है, एम्प्लॉय कौन रखता है, उसको सैलरी कौन देता है, ये सारी चीज़ें कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन में जो हो रहा है उनको चेक करते हैं। फाइनेंशियल ऑपरेशन को चेक करने के लिए स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑपरेशन को चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट, ये काम भी हमारा है। ओ भाई साहब, टैक्सेशन प्रैक्टिस करेंगे, इनकम टैक्स में, GST में, काम हमारा है। ये हमारा मेन काम है, अकाउंट्स बनाना, स्टैट ऑडिट करना, इंटरनल ऑडिट करना, टैक्सेशन संभालना। इतना ही नहीं, अभी पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी। सर जी डिसीजन लेने में टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठेंगे हम लोग, और टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोले तो अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल एडवाइस बेटा सीए फाइनल में सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में क्या हिलेगा, स्टॉक मार्केट में कंपनी किस में पैसा लगाए किस में ना लगाए, कब प्रॉफिट कब लॉस, ये भी एडवाइस हम करते हैं। कहाँ पैसा लगाना है, कल को कोई रिटायर हो रहा है उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि तू अपना पैसा कहाँ कहाँ सही रख, रिटायरमेंट में मजे कैसे मारेगा तू, हम बताएंगे तेरे को। तो ये सारी इंश्योरेंस वगैरह ये सब काम हमारे हैं, ये हमारे मेन काम है। देख रहा है मेरे बच्चे, देख इतने हमारे मेन काम है। हम अकाउंट्स बना सकते हैं, हम ऑडिट कर सकते हैं, हम इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, हम टैक्सेशन का काम संभाल सकते हैं, हम मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, हम फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर वगैरह बोलते हैं। कुछ अदर काम भी हैं, ये वैसे सीएस साहब ज़्यादा करते हैं, सेक्रेटेरियल्स काम, कंपनी को रजिस्टर्ड करना, आरओसी की कंप्लाइंसेस, रिटर्न्स फाइल करना, ये सारे काम कहीं ना कहीं औरों के भी, पर हम भी कर सकते हैं भाई। कंपनी बनाना, कंपनी को रजिस्टर कराना, कंपनी की रिटर्न्स वगैरह फाइल करना, ये काम हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम है। ठीक है, ये देख रिसीवर, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर समझता है, कंपनी को बंद करना, ये भी काम हम ही करेंगे। याद है डिबेंचर में पढ़ाया था, चल मैं पढ़ाऊंगा। लिक्विडेटर मतलब अगर कोई कंपनी बंद हो रही है तो बंद करने के लिए, कंपनी आती भी बाय लॉ है जाती भी बाय लॉ है, तो लाने का काम भी हमारा, बंद करने का काम भी हमारा। आर्बिट्रेटर, कंपनी लड़ाई हो जाए, सिविल लॉ पढ़ते हो ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसी दो बंदों की लड़ाई हो गई, क्रिमिनल लॉ की बात नहीं कर रहा, सिविल लॉ में, तो उसका समझौता भी हम करा सकते हैं। अरे बाप रे, बहुत है, मजा आता है। ठीक है, तो ये कुछ काम है यहाँ पे, ये फंक्शन से जुड़ा हुआ था। अब सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, एक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आजा मैं ये सिखा देता हूँ तेरे को जल्दी से, मेन आ जाओ। देख, सब फील्ड बोले या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, तो देख 4 मेन अकाउंटिंग है, पहले ये पढ़ ले। 4 मेन अकाउंटिंग है। सबसे पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्या होती है, जो हम पढ़ रहे हैं बेटा वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस की अगर आपको वही दो चीजें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन पता लगानी है, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है या प्रेजेंट करनी है, क्लियर है, तो आपको जो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी उसे बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर कभी इससे पूछ ले मेरे बच्चे, ट्रू एंड फॉल्स आता है, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, फाइनल हमें क्या मिलेगा, इतनी अकाउंट करने के बाद क्या मिलेगा, तो दो चीजें मेन बोलोगे, एक पीएनएल और एक बैलेंस शीट। आपको मिलेगी पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो इसके मेन प्रोडक्ट हैं कि भाई आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की तब की जाती है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेट पोजीशन निकालनी हो, और फाइनली आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम अभी नॉर्मल जो पढ़ेंगे, पूरी फाउंडेशन हम यही पढ़ने वाले हैं। अगला आता है बेटा, एक आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसी का दूसरा वर्जन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा वर्जन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है भाई, देख कॉस्ट अकाउंटिंग मिलेगी तुझे सीए इंटर में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगी तुझे सीए फाइनल में, तो खुद समझ जा इसका एडवांस वर्जन है, ये एडवांस वर्जन है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनल में नाम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सर क्या मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, अभी ये बात समझ। ठीक है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की, चाहे वो गुड्स है या सर्विस है, उसकी कॉस्ट निकालने से, कॉस्ट असरटेनमेंट से लेके कॉस्ट कंट्रोल तक का जो भी काम है वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। मतलब सर इस पेन को बनाने में क्या क्या लागत लगती है, इसमें कितने का मटेरियल, कितने का लेबर, कितने के खर्चे, ये सब अगर मैं निकालने बैठ जाऊं तो भैया उसे बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। और निकालना ही नहीं मेरे बाबू, मान लो मैं कहता हूं मेरा ये प्रोडक्ट बनता है 100 रुपए में, इसकी कॉस्ट कितनी है 100, और इससे मैं बेचता हूं, सेल वैल्यू है 120, तो मेरे बच्चे बता प्रॉफिट कितना कमाता हूं मैं एक प्रोडक्ट पे, 20 रुपए। ठीक है, तो ये 100 कैसे निकला, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी। और कल को अगर हम चाहें कि ये 20 रुपए का प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है मेरी कंपनी, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती है, तो पहला ऑप्शन ये है कि सेल प्राइस बढ़ा दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि कॉस्ट कम कर दो। अब बता, सेल प्राइस बढ़ाना इज अ गुड ऑप्शन, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अगर मैंने सेल प्राइस के साथ छेड़खानी करी बाबू, तुरंत मेरा कॉम्पिटिटर खा जाएगा मुझे, सारे कस्टमर वहां शिफ्ट हो जाएंगे, ना जीना, सेल प्राइस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। तो भाई ऑप्शन बचता है कॉस्ट को कम करना। कॉस्ट को कम करना मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना,
जहां पे लग रहा है कॉस्ट कम हो सकती है, जहां 4 लेबर काम कर रही है, एक काम करते हैं ना, एक मशीन लगाते हैं, उसी लेबर की कॉस्ट में वो मशीन में काम हो जाएगा और बेटा कम में हो जाएगा, तो वो कर लेते हैं। होता है ना, हम सोचते हैं ना, मान लो मुझे एक जगह जाना है, ठीक है, अब वहां मेरे जाने के 3 ऑप्शन है भाई, मैं कार से भी जा सकता हूँ, अपनी कार से भी जा सकता हूँ, बाय ओला उबर भी जा सकता हूँ और रैपिडो से भी जा सकता हूँ। तो भाई मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर बजट कम करना है तो भैया एक काम करते हैं, रैपिडो से चले जाते हैं, सेम जगह जाएंगे पर थोड़े सस्ते में काम हो जाएगा। यही एक तरह का, मतलब मैंने जस्ट बोला कॉस्ट कंट्रोल, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा, सर जी बजट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह वगैरह आएंगी, ठीक है। इसी का एडवांस वर्जन है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। जब ये डिसीजन आपके मैनेजर लेवल पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आप बैठ के इवैल्यूएशंस करोगे, आप आगे जाके पढ़ोगे सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, बहुत सारे ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ये सब पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो अल्टीमेट कॉस्ट अकाउंटिंग का अपडेटेड वर्जन चला जाता है, दैट इज आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, पक्का। आगे एक आता है लास्ट, टैक्स अकाउंटिंग। हाय हाय हाय, मजा ही आ जाएगा, सीए इंटर में फिर से मिलेगा आपको टैक्स अकाउंटिंग, एक नहीं दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स की कंपटीशन, इसमें टैक्स निकालने से लेके टैक्स कंपटीशन, कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, टैक्स प्लानिंग, कितना बचा सकते हैं उसके लिए प्रोविजन एज पर द लॉ, और टैक्स कंप्लायंसेस, उस टैक्स को पढ़ने के बाद भी क्या क्या रिटर्न वगैरह भरनी है, क्या क्या नोटिस के रिप्लाई करने, ये सारे काम अगर मैं करने बैठ रहा हूं तो दिस इज माय टैक्स अकाउंटिंग, दिस इज माय टैक्स अकाउंटिंग। क्लियर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना कंट्रोल करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर डिसीजंस के लिए अकाउंटिंग करना, टैक्स अकाउंटिंग गवर्नमेंट के लिए टैक्स कैलकुलेट करना, कंप्लायंस करना और प्लानिंग करना, ये सारे काम आते हैं टैक्स अकाउंटिंग। और भी होती है, एक होती है एचआर अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। वो क्या होती है? वो मेरे बाबू ये होती है कि एचआर जो होता है वो एम्प्लॉय को कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय, किसी भी कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होती है उसके एम्प्लॉयज। तो अगर आप किसी एम्प्लॉयज को रखते हो तो उसके रखने की सारी कॉस्टिंग होती है, कि उसको रखने पे हमें सैलरी देनी पड़ेगी, इंसेंटिव देना पड़ेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे, तो उसको ओवरऑल कंपनी की क्या लागत पड़ रही है, तो हम किस एम्प्लॉय को कितना पैसा दें, उसकी भी पूरी अकाउंटिंग होती है, कैलकुलेशन होती है, उसे बोलते हैं एचआर अकाउंटिंग। पर ये हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसे ही है सोसाइटी, सोशल, दैट मीन्स जब कोई कंपनी काम करती है तो वो आसपास की सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करती है, रोड हाईवे वगैरह सब चीजें यूज होते हैं, तो उसका भी एक फर्ज बनता है कि वो जब प्रॉफिट कमा रही है तो वो प्रॉफिट को में से कुछ हिस्सा सोसाइटी के वेलफेयर में खर्च करे। तो वो कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी, जैसे आप फ्यूचर में पढ़ोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर, कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% 3% सोसाइटी पे खर्च करना पड़ेगा। गंगा साफ कराओ, यमुना साफ कराओ, स्कूल बनवाओ, डैम बनवाओ, हाईवे बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, कहीं ना कहीं खर्च करो, लोगों के वेलफेयर में खर्च करो, तो उसकी भी अकाउंटिंग होगी। वो भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर यहां पे दिया हुआ है तो मैं एक बार पढ़ देता हूं बेटा, जल्दी देखो। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, खत्म, बस खत्म बच्चे, प्रिपरेशन बनाना एंड इंटरप्रिटेशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना और उसे एनालाइज करना। इसका जो मेन फाइनल स्टेप है बेटा वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट पहला, और दूसरा बैलेंस शीट। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस जो शुरू होती है बेटा, कहाँ से शुरू होती है? कॉस्ट असरटेनमेंट से, यहां से सीधा आ जाओ, कॉस्ट निकालने से, कहाँ गई, हाँ, कॉस्ट असरटेन, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो असरटेनमेंट और कंट्रोल करने तक खत्म होती है। तो भैया सीधा सीधा उसके खर्चे, इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने से लेके, कॉस्ट निकालने से लेके कॉस्ट कंट्रोल करने तक होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीधा है भाई, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, ये आपको हायर लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स में मिलेगी सीए फाइनल में, जहां पे आप मैनेजरियल डिसीजन लोगे, बस रीड करना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बेकार की है, ठीक है, आप सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए कुछ खर्चे करते हो तो उसके लिए काम होगा। यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग नहीं दिया है आपके कोर्स में, बाकी आगे जाके पढ़ोगे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एम्प्लॉय के लिए होती है, जो एम्प्लॉय है वो कितना क्या कंपनी की उसकी लागत पड़ेगी, जो आपका मेनली, पर अभी देखा जाए तो ये प्रेजेंटली नहीं होती है इसकी अकाउंटिंग, इसको बस थ्योरेटिकली ही बना के छोड़ रखा है, ठीक है। आखिरी पॉइंट मेरे बच्चे, इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट खत्म, दिस इज द लिमिटेशंस, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, 5 मिनट और चाहिए मुझे, आराम से देख ले, समझाता हूँ बढ़िया से। लिमिटेशन भाई, हमने बहुत सारे फायदे पढ़ लिए, हमने स्कोप पढ़ लिए, लेकिन हमारी अकाउंट्स के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान नंबर 1, नुकसान नंबर 1, नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर पोजीशन। एक्चुअल में आपने बोला कि सर जी अकाउंट फ्यूचर फोरकास्ट करती है, फ्यूचर पोजीशन। सर अकाउंट्स आपको करंट पोजीशन से बताती है कि आपकी आज एसेट है, आज लाइबिलिटी है।
आपके फ्यूचर ऑपरेशंस को भी आइडेंटिफाई करा देगी कि फ्यूचर में आप ऑपरेशंस में ये देख रहे हो, आपकी ग्रोथ ये वो, पर एक्चुअल में आपकी क्या सिचुएशन होगी वो आपको नहीं पता। एक अंदाजा ही लगा सकते हो, पर फोरकास्ट में आप फ्यूचर की पोजीशन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्यूचर में मैं ऐसा होने वाला हूँ। और मुझे बताओ सर, मेरा बच्चे को मैं बताऊं कि तू 12th में ऐसा रहा, तेरा टेस्ट ये परफॉर्मेंस हुई, ये हुआ, वो कह रहा है ठीक है सर, पर ये बताओ सीए फाउंडेशन एग्जाम निकलेगा, वो ज़्यादा जानने में क्या है कि उसका पास्ट कैसा रहा, या वो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर। और ये अकाउंट्स नहीं बताती, अकाउंट्स कहती है वो अपने आप देखो, हम तो सिर्फ पास्ट बताएंगे, करंट बताएंगे, प्रेजेंट बताएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अकाउंट्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात होती है। सर जी मैंने शुरू ही करा था मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वो चीज़ जो मॉनेटरी कन्वर्ट हो सकती है, मेजर हो सकती है, बस वो रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर कोई नॉन मॉनेटरी है, बाबू सोना मेरे बच्चे, वो कहता है नॉन मॉनेटरी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होंगी, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। ठीक है। तीसरा, सर आप ना एक अकाउंट्स का इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है कि हमने कोई एसेट खरीदी, उसकी जितने की लागत है, मान लो मैं कह रहा हूं एक लैंड खरीदी हमने, उस लैंड को मैंने परचेज किया था बाबू 10 लाख में, और ये खरीदा था मैंने 2010 में। ठीक है, तो ये इसकी लागत थी, मेरी बुक्स में एसेट में आ रही होगी 10 लाख, लैंड है, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, 10 लाख की आ रही होगी आज भी। लेकिन आज इसकी 2026 में अगर मार्केट वैल्यू निकालूं तो मेरे बच्चे पता है 10 करोड़ की जमीन हो चुकी है, ये हीरा बन गई है, हीरा। अब ये बताओ अकाउंट्स में 10 करोड़ ना, वो कहता है मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कॉस्ट पे दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो नहीं लगता मैं दुनिया को बताऊंगा मेरे पास सिर्फ लैंड है 10 लाख की, जबकि उसकी कीमत 10 करोड़ है, वो कहेगा भूल जाओ। दिक्कत है भाई, दिक्कत है। ठीक है, फिर चौथा है अकाउंट्स में कुछ एस्टीमेट लगते हैं, एस्टीमेट लगते हैं, एस्टीमेट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक बात बताओ, आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, अब मशीन कितने साल चलेगी, उस मशीन क्या स्क्रैप वैल्यू होगी चलने के बाद, बेटा ये एक्चुअल है या एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट है कि मशीन मुझे लगता है 10 साल चल जाएगी, मुझे लगता है 10 साल बाद इसको 50,000 तो कबाड़ के भाव मिल ही जाएंगे, पर क्या ये एक्चुअल है? नहीं सर, एक्चुअल नहीं है, ये एक अनुमान है। और ये अनुमान की जो झड़ी है वो किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट 10 साल बोलेगा तो 10 साल मान लेंगे, 15 साल बोलेगा तो 15 साल, 20 साल बोलेगा तो 20 साल। तो सर फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क ये पड़ जाएगा अगर आपकी लाइफ है और इस लाइफ के बेस पे क्या निकलेगा, याद करो, डेप्रीशिएशन, आगे जाके चैप्टर पढ़ेंगे। इस लाइफ से क्या जुड़ा है? डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन क्या है? खर्चा। क्या है मेरे बच्चे? खर्चा। तो अगर मैं इस लाइफ के साथ छेड़खानी करता हूं, स्क्रैप वैल्यू के साथ छेड़खानी करता हूं, तो डेप्रीशिएशन की छेड़खानी होगी, कम ज्यादा होगा बेटा, खर्चा कम ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी कम ज्यादा होगा। मतलब प्रॉफिट को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। हाँ भाई, मेरा मैनेजमेंट मेरे प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए अकाउंट्स एग्जैक्ट नहीं है। जो प्रॉफिट लिखा है वो एग्जैक्ट है नहीं, वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट उसमें एस्टिमेट घुमा देगा। तो ये कुछ हमारे नुकसान है, मैंने पढ़ाए। आ जाओ बुक से एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है बुक से बेटा? लास्ट पॉइंट पढ़ लो जल्दी से, मैं बीच बीच में से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हाँ, वो फैक्टर जो रेलिवेंट हैं, चाहे कितने भी रेलिवेंट है, इंटरप्राइजेस की वर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की, मैनेजमेंट हमारे प्रोडक्ट का। मान लो मेरी डायरेक्टरशिप में 4 डायरेक्टर हैं, लेकिन एक डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसने बोला मैं आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी अकाउंट्स की एंट्री मारेगा, कुछ भी नहीं, पर इससे फ्यूचर में हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ, तो भाई अकाउंट्स ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, पर ये तो बहुत इंपैक्टफुल है। तो वो कहता है अगर वो मेजर नहीं हो सकती किसमें, मनी में, अकाउंट्स उसे कहीं भी जगह नहीं देगा, कहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्या? उन चीजों को, चाहे वो लॉयल्टी है, हमारे एम्प्लॉयज हैं, पर्सनल बोले तो एम्प्लॉयज की स्किल है, उनको नहीं रिकॉर्ड करेगा, नहीं बात करेगा। ठीक है, बैलेंस शीट बेटा पोजीशन शो करती है जो हमने उस दिन की, जिस दिन हम बैलेंस शीट को बना रहे हैं, ना कि फ्यूचर की, कि फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं पता। प्रेजेंट, आज को तो पता है, पर फ्यूचर नहीं पता। और भैया जो यूजर है वो इंटरेस्टेड है क्या जानने में? बिजनेस की पोजीशन की फ्यूचर में क्या होगी, तो वो तो अकाउंट्स नहीं बता रहा। ठीक है सर जी, ये वाला पढ़ लेते हैं, 5वां। कुछ अकाउंटिंग एस्टीमेट लगते हैं जो डिपेंड करते हैं पर्सनल सी मैनेजमेंट के, पर्सनल अकाउंटेंट की पर्सनल सोच पर, कि इस बार लाइफ इतनी होगी, स्क्रैप वैल्यू इतनी होगी, प्रोविजन ये बनाएंगे जिससे हमारी अकाउंट्स की दिक्कत आती है।
ठीक है। बाकी कुछ और भी हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ये नहीं ये तो हमारी खुद ही अकाउंटिंग आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है। हम अकाउंट्स में इग्नोर कर देते हैं कुछ मॉनेटरी फैक्टर, जैसे कि इन्फ्लेशन हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, महंगाई को हम कभी भी अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करते। आज जो है वही है, बात खत्म। बेटा एक बात बताओ, हमने 10,000 रुपए की चीज 3 साल पहले खरीदी, अकाउंट्स आज भी वही तो मार्केट वैल्यू, अकाउंट्स आज भी उसे 10,000 में रिकॉर्ड करेगा, बट बेटा आज तो उसकी मार्केट वैल्यू बेकार, आज तो वो पुरानी हो गई, महंगाई बढ़ गई, 10,000 की चीज जो 10,000 की थी अब वो उतने की नहीं रही, उसकी कीमत खराब। तो अकाउंट्स ऐसी बातों को इग्नोर करता है। खत्म मेरे बच्चों, खत्म। यही मेरा पहला यूनिट खत्म है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगला यूनिट है मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम बढ़िया से अगली क्लास में खत्म करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आज हमारा ये यूनिट खत्म हुआ है। मज़ा आया मुझे पढ़ा के, और आपको भी अगर मज़ा आया हो तो कमेंट जरूर करना। पूरी शिद्दत के साथ लगा हूँ आपके साथ, और आप भी शिद्दत के साथ लग जाओ। इस बार मे का एग्जाम फोड़ के आना मेरे बच्चे, मज़ा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेकंड में, मज़ेदार एकदम, एक एक प्रिंसिपल एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, और बेटा दिन एकदम दिमाग में बिठा दूंगा प्रैक्टिकली तरीके से। ठीक है ना? तो जाओ शेयर करो अपने दोस्तों को, जो जो मे में बैठा हुआ है या जो जो अभी भी एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहा है कि भाई पढ़ाई शुरू कर दे। अगर पेपर खराब गए हैं जैन में तो पढ़ाई शुरू कर दे, और अगर मे का ही एग्जाम देने वाला है तो बेटा अब तो बेस्ट है, कर ले शुरू। चलो जी, थैंक यू सो मच।